मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और SN1 अभिक्रिया में हमने इनका ऊर्जा आरेख देखा और ऊर्जा आरेख के बाद हमने इनके त्रिविम रासायनिक प्रमाण शुरू किए थे। त्रिविम रासायनिक प्रमाणों में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया गतिज प्रमाण। तो इसके वेग निर्धारक पद में केवल अभिकारक का एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसकी कोटि एक होती है और इन्हें हम एकाणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रमाण जो था वो था त्रिविम रासायनिक प्रमाण। अगला प्रमाण कौन सा था? त्रिविम रासायनिक प्रमाण। तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन पर हमारा नाभिक स्नेही दोनों साइड से अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। इसके रिएक्शन हम लास्ट क्लास में लिख चुके थे। और यदि आगे से अटैक करेगा तो बनेगा डी समावयवी, पीछे से अटैक करेगा तो बनेगा एल समावयवी और दोनों की हमें समान मात्रा प्राप्त होती है, यानी 50% डी प्लस 50% एल समावयवी मिलते हैं। इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन में आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूँ, बस आपको वर्बली बता रहा हूँ कि ऐसे इनका रेसिमीकरण होता है। देखो कार्बोकैटायन की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय, ठीक है, और समतल त्रिकोणीय ज्यामिति की वजह से इस पर नाभिक स्नेही दोनों साइड से हमला कर सकता है। ठीक है, तो लिखिए आप SN1 अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक ध्रुवण गुणक होता है तो उत्पाद रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए ध्रुवण गुणकता क्या होती है? यदि हमारा जो विकारक है वो कैसा है? कायरल कार्बन युक्त है। कैसा है? कायरल कार्बन युक्त है, जिस पर चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो वो क्या दिखाएगा? ध्रुवण गुणकता दिखाएगा। तो ये कायरल कार्बन वाला एक अभिकारक है और ये क्या दिखाएगा? ध्रुवण गुणक होगा। ठीक है, हमने जो एग्जाम्पल लिया था वो भी ध्रुवण गुणक ही लिया था। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। जिसमें धनावेशित कार्बन यानी कि ये sp2 संकरित अवस्था में होता है। sp2 संकरित अवस्था में होता है। देखिए उससे 3 बंध बन रहे हैं, इसके पास 3 बंध युग्म है, तो इसका संकरण कौन सा होगा? sp2 होगा। और जब संकरण sp2 होगा तो sp2 संकरण में ज्यामिति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय होती है। तो लिखिए और उसकी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है और उसकी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है इस कारण
द्वितीय पद में, इस कारण द्वितीय पद में नाभिक स्नेही दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। इस कारण द्वितीय पद में नाभिक स्नेही दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है और हमें डी तथा एल विन्यास वाले यौगिकों की बराबर सांद्रता प्राप्त होती है। यानी कि 50% क्या मिलेगा डी, 50% क्या मिलेगा एल, जिसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। तो यदि हम ऐसे अभिक्रिया में कोई भी कार्य कार्बन युक्त विकारक ले जो कि ध्रुवण गुणवत्ता दर्शाता हो, प्रकाशिक समावता दर्शाता हो, तो उससे हमें उत्पाद के रूप में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा प्रमाण जिसे हम बोलते हैं त्रिविम रासायनिक प्रमाण। अब देखिए अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमाण है, वो है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। इसकी रिएक्शन हम लास्ट क्लास में मैंने आपको करवा दी है। तो नेक्स्ट प्रमाण है 3rd नंबर का पुनर्विन्यास। देखिए ऐसे अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो इसमें संभव हो तो पुनर्विन्यास होगा और हमें स्थायी कार्बोकैटायन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो देखिए यदि हम एक एग्जांपल लें नियोपेंटिल ब्रोमाइड का, ये क्या है, नियोपेंटिल ब्रोमाइड है। अब देखिए यदि इसकी हम SN2 अभिक्रिया कराएंगे तो SN2 में तो क्या होता है, डायरेक्टली ये क्षार से क्रिया करके इसका Br का प्रतिस्थापन हो जाएगा OH से, क्योंकि इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, केवल क्या होता है विन्यास का प्रतिपद होता है, तो हमें ये उत्पाद मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली कोई मध्यवर्ती नहीं बनेगा, Br का प्रतिस्थापन इस नाभिक से हो जाएगा और हमें ये उत्पाद मिलेगा। लेकिन यदि ये अभिक्रिया SN1 के थ्रू हो रही है तो SN1 में क्या होगा, पहले पद में तो ये बंध टूटेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बंध टूटते यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, हमें मिल जाएगा ये कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री में क्या कराएंगे हम, पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास कैसे होगा, ये देखिए आप, जब पुनर्विन्यास होगा तो ये जो समूह है वो यहाँ से यहाँ चल जाएगा इलेक्ट्रॉन सहित, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, धनावेश। ठीक है, इस कार्बन, तो इसमें पुनर्विन्यास होगा और पुनर्विन्यास से फिर कन्वर्ट होगा स्थायी कार्बोकैटायन में। ये 1 डिग्री है, ये पुनर्विन्यास कराएंगे इसका 1 डिग्री पुनर्विन्यास होके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सहित ये समूह यहाँ से चल जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें मिलेगा CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 CH3, ये कार्बोकैटायन
पुनर्विन्यास के बाद ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये क्या होता है? स्थायी, अधिक स्थायी। और अब अंतिम स्टेप में इससे हमारा नाभिक में जुड़ेगा और हमें उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रक्रिया होगी तो उसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री, उसमें पुनर्विन्यास से हम स्थायी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएंगे, क्योंकि उसमें पुनर्विन्यास होता है कार्बोकैटायन में, और स्थायी कार्बोकैटायन बनेगा और फिर जाके हमें उत्पाद की प्राप्ति होगी। तो कैसे तो विक्रिया में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, सीधा Br का प्रतिस्थापन OH से हो जाएगा। तो लिखिए पुनर्विन्यास में लिखिए, देखो ये विक्रिया हो रही है SN2 ग्रेविटी से और ये हो रही है SN1 से। तो SN1 में क्या बनते हैं? मध्यवर्ती कार्बोकैटायन। इसलिए इसमें क्या होगा? पुनर्विन्यास में क्या बनाएंगे? स्थायी कार्बोकैटायन। लेकिन SN2 में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन और उत्पाद की प्राप्ति होगी। तो ये हमारा मुख्य उत्पाद रहेगा। ये क्या है? हमारा मुख्य उत्पाद। तो लिखिए SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, जिसमें पुनर्विन्यास की संभावना रहती है, जिसमें पुनर्विन्यास की संभावना रहती है, जिसमें पुनर्विन्यास की संभावना रहती है। अतः SN1 अभिक्रिया में संभावित उत्पाद के साथ साथ पुनर्विन्यासित उत्पाद भी प्राप्त होता है। पुनर्विन्यासित उत्पाद भी प्राप्त होता है। ये रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। अब देखिए ये तो थे प्रमाण। अब हम देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जो SN1 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं।
तो अगला टॉपिक लिखिए SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक हैं जो SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेंगे। देखिए आपको पता है कि SN1 अभिक्रिया का वेग जो होता है वो विकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो विकारक कौन है यहाँ पर? एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो पहला कारक कौन होगा जो कि इसकी गति को प्रभावित करेगा, जो होगा एल्किल हैलाइड की संरचना। पहला कारक एल्किल हैलाइड की संरचना। देखिए वे एल्किल हैलाइड जो कि आयनित होकर कार्बोकैटायन बनाते हैं, उन सभी में SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। और कार्बोकैटायनों का स्थायीकरण होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अतः इनके भी क्रियाशीलता क्रम क्या रहेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो देखिए वे एल्किल हैलाइड जो आयनित होकर स्थायी कार्बोकैटायन बनाते हैं, उनमें SN1 अभिक्रिया होती है। देखिए कार्बोकैटायनों का स्थायित्व क्या होता है? ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। पहले पढ़ चुके हैं मध्यवर्ती में, तो लिख लीजिए कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम निम्न होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसी कारण विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? देखिए सबसे कम क्रियाशील होगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद उससे अधिक 2 डिग्री, उससे अधिक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 3 डिग्री के बाद देखो एलिल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि अनुनाद हुआ में एलिल हैलाइड। और फिर कौन सा? बेंजील हैलाइड। लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील बेंजील हैलाइड, क्योंकि इनमें अनुनाद के द्वारा कार्बोकैटायन स्थायी होता है, सर्वाधिक स्थायी बेंजील कार्बोकैटायन होता है। ठीक है,
देखिए क्योंकि इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है कार्बन का टाइम, तो जो एल्काइल स्थायी कार्बन का टाइम बनाएंगे वो ज्यादा क्रियाशील होंगे। बेंजीन हैलाइड से क्या बनेगा बेंजीन कार्बन का टाइम, जो कि क्या होता है सर्वाधिक स्थायी कार्बन का टाइम। अरे बेंजीन हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। फिर उससे कम होता है एलिल हैलाइड, उससे क्या बनेगा एलिल कार्बन का टाइम। फिर उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। देखिए 3 डिग्री की और एलिल के लगभग समान सी होती है, या तो ज्यादा होगी एलिल हैलाइड की या उसके लगभग समान होती है। ठीक है क्रियाशीलता। तो ये पहला कारक जो कि एसिड और अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है एल्किल हैलाइड की संरचना। अब देखिए दूसरा कारक देखते हैं जो कि इसे प्रभावित करेगा, वो है अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप। अगला कारक है अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप। देखिए दुर्बल क्षार जो होते हैं अच्छे अवशिष्ट समूह होते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षार के होंगे अच्छे अवशिष्ट समूह, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बंध बहुत दुर्बल होता है और ये बहुत आसानी से टूट जाता है। जितनी आसानी से ये बंध टूटेगा उतनी ज्यादा क्या होगी क्रियाशीलता होगी, जैसे अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइड होगी। और देखिए जो क्षारकता का क्रम है, क्षारकता का क्रम देखिए इस प्रकार से होता है। सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा फ्लोराइड, उससे कम क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। ठीक है, तो सबसे दुर्बल क्षार कौन है, दुर्बल क्षार आयोडाइड, इसलिए एल्किल आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे। और प्रबल क्षार में क्लोराइड एल्किल क्लोराइड सबसे कम क्रियाशील होंगे। ठीक है, तो ये है अवशिष्ट समूह की क्रियाशीलता। CH पर जितनी आसानी से टूटेगा उतनी ज्यादा क्रियाशीलता होगी। दुर्बल क्षार भी जुड़े हुए होंगे कार्बन से हाइड्रोजन के रूप में, तो वो इजीली बंध टूट जाएगा और क्रियाशीलता ज्यादा होगी। फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर जाने पर क्षारकता कम होती जाती है, अतः आयोडाइड सर्वाधिक अच्छे अवशिष्ट समूह होते हैं और एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसीलिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम में रहेगा Ri सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर Rbr और फिर RCl। ठीक है, तो लिखिए दुर्बल क्षार अच्छे अवशिष्ट समूह होते हैं क्योंकि दुर्बल क्षार कार्बन से मजबूती से जुड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि दुर्बल क्षार कार्बन से मजबूती से जुड़े नहीं रहते हैं। अतः CH बंध आसानी से टूट जाता है, देखो हैलाइडों की क्षारकता फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर बढ़ने पर फ्लोराइड से
आयोडाइड की ओर बढ़ने पर घटती जाती है, घटती जाती है। यही कारण है, यही कारण है कि यही कारण है कि आरआई सबसे अधिक क्रियाशील, आरआई सबसे अधिक क्रियाशील और आरएफ सबसे कम क्रियाशील होता है। आरआई सबसे अधिक क्रियाशील और आरएफ सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा फैक्टर जो कि SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर रहा था। तो दुर्बल क्षार जो होते हैं वो अच्छे अवशिष्ट समूह होते हैं और क्षारकता का क्रम भी आपको पता है, क्लोराइड से आयोडाइड की ओर जाएंगे तो घटता है, इसलिए एल्किल आयोडाइड दुर्बल क्षार होते हैं और इसीलिए जीवन रासायनिक टूट जाता है कार्बन और आयोडाइड के मध्य का और क्रियाशीलता इनकी सर्वाधिक होती है। तो ऐसे में अभिक्रिया की गति को 3 कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक तो था एल्किल हैलाइड की संरचना, दूसरा कारक था अवशिष्ट समूह की प्रकृति। अब तीसरा कारक हम देखेंगे जो कि SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करेगा, वो है विलायक की नेचर, विलायक की प्रकृति। तो अगला कारक लिखिए नंबर 3, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगला कारक है विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में SN1 अभिक्रिया तीव्रता से होती है क्योंकि ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक इसके आयनन में सहायक होते हैं, एल्किल हैलाइड के आयनन में, और जितना जल्दी आयनन होगा उतनी ज्यादा जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा और अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में ये रिएक्शन तीव्र गति से संपन्न होगी क्योंकि ये एल्किल हैलाइड के आयनन को बढ़ा देता है। तो देखिए अवशिष्ट समूह की विलायकों की प्रकृति। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, वाटर हुआ हमारा, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हुआ। तो ये लिखिए ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों में एल्कोहल हुआ, एल्कोहल ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है, वाटर में तो क्या है स्प्रिंग सोल्यूबल होते हैं, जबकि अल्कोहल ROH अल्कोहल में स्प्रिंग में सोल्यूबल हो जाएगी। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक है अल्कोहल, तो देखो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में SN1 अभिक्रिया ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में
SN1 अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है, तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक एल्केन हैलाइड के आयनन में सहायक होता है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक एल्केन हैलाइड के आयनन में सहायक होता है। तो ये ध्रुवीय विलायक संक्रमण अवस्था का विलायकन करके सक्रिय ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है। क्योंकि सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देगा, एक कम कर देगा। और जो सक्रिय ऊर्जा कम हो जाएगी तो क्या होगा, उत्पाद जल्दी बनेगा और वेग बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, सक्रिय ऊर्जा को अभिकारक से उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है, उस मिनिमम ऊर्जा को हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। तो ये क्या करता है, ध्रुवीय विलायक संक्रमण अवस्था का कर देता है विलायकन, जिससे सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है और इससे हमें अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। तो देखिए, संक्रमण अवस्था का विलायकन करके सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने शुरुआत में SN1 अभिक्रिया के पक्ष में प्रमाण देखे। सबसे पहले देखा त्रिविम रासायनिक प्रमाण, जिसमें रेसिमीकरण होता है। फिर देखा पुनर्विन्यास कि SN1 अभिक्रिया में कार्बन कटायन मध्यवर्ती बनता है, जो कि पुनर्विन्यास के द्वारा एक स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है। फिर हमने इसको SN1 अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक स्टार्ट किए। पहला कारक था एल्किल हैलाइड की संरचना, दूसरा कारक हमने देखा अवशेष समूह की प्रकृति, और तीसरा कारक हमने स्टार्ट किया विलायक की प्रकृति। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपकी SN1 अभिक्रिया समाप्त होती है। ठीक है।